हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रितेश ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं आप लोगों का जो एनसीईआरटी की क्लास 8 यानी कि कक्षा 8 की जो बुक है संसाधन एवं विकास, उसका अध्याय 2 आज की इस वीडियो में मैं कंप्लीट पढ़ाऊंगा आप लोगों को। तो अगर आप लोग क्लास 8 में हैं तो आप तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। अगर आप लोग किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, यूपीएससी या फिर किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग जानते ही हैं एनसीईआरटी से वहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं आप लोगों को। तो एक एक लाइन में यहाँ पे आप लोगों को पढ़ाता हूँ। रितेश ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल बनाने का यही उद्देश्य ही है कि आप लोगों को बारीक से बारीक इन्फॉर्मेशन, नॉलेज आप तक पहुँचाई जाए। अगर आप लोगों को आज की वीडियो देखने के बाद लाभ मिलता है, कुछ सीखने को मिलता है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर ऐसे ही वीडियो आप लोगों को डेली बेसिस पे देखना है तो रितेश ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन है, उस पर क्लिक करके जैसे ही सब्सक्राइब करेंगे ऑल नोटिफिकेशन का एक वो आएगा, बटन आएगा, उस पर ऑल नोटिफिकेशन इनेबल कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं दूसरा अध्याय, भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव संसाधन। यहाँ पे हम देखेंगे इस चैप्टर में मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा कि भूमि है, मृदा है, जल है, प्राकृतिक वनस्पतियाँ हैं, वन्य जीवन है, वो किस प्रकार से हमारे लिए संसाधन का कार्य करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए बताया गया है तंजानिया के बारे में। अफ्रीका का एक छोटा सा यहाँ पे देश है, वहाँ पे उसमें गांव में मांबा पानी लाने के लिए प्रातः शीघ्र उठती है। उसे बहुत दूर जाना पड़ता है और वह कुछ घंटों के बाद लौटती है। इसके उपरांत वह घर के कार्यों में अपनी माँ का हाथ बटाती है और अपने भाइयों की बकरियों की देखभाल में मदद करती है। उसके पूरे परिवार के पास उनकी छोटी झोपड़ियों के चारों ओर चट्टानी भूमि का एक भाग है। मांबा के पिता कठिन परिश्रम के बाद मात्र कुछ मक्का और सेम ही उगा सकते हैं, फिर भी यह उनके परिवार के साल भर के खाने के लिए पर्याप्त नहीं है। यहाँ पे बताया गया अफ्रीका के एक छोटे से गांव के बारे में, तंजानिया के बारे में, कि वहाँ पे एक मांबा नाम की एक लड़की है जो सुबह उठ के पानी लाने के लिए काफ़ी दूर जाती है। उसको ऐसा क्यों करना पड़ता है कि अगर वो सुबह उठ के नहीं जाएगी तो वहाँ पे धूप चढ़ाएगी और धूप में पानी लाने में दिक्कत होगी, और काफ़ी दूर से वो पानी लाती है, इसलिए उसको सुबह नहीं जाएगी तो उसके दिन के जो कार्य हैं वो बिना पानी के हो नहीं सकते। ठीक है, उनके भाइयों ने कुछ बकरियां पाल रखी हैं और उनके पास, जो परिवार के पास, छोटी सी झोपड़ी है जो कि क्या है, चारों तरफ चट्टानी भूमि है, यानी पहाड़ी भूमि है जो उपजाऊ नहीं होती, आप सभी को पता है। उसके पिता बहुत ज़्यादा परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, फिर भी वो सिर्फ मक्का और सेम ही उगा पाते हैं जो कि उनके खाने के लिए भी पूरा नहीं होता, पर्याप्त नहीं है। अब यहाँ पे ये भी पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं। आओ कुछ करके सीखें। जिस प्रदेश में आप रहते हैं, आप जहाँ भी रहते हैं, उस प्रदेश में भूमि, मृदा के प्रकार तथा जल उपलब्धता का परीक्षण करें। यानी कि भूमि कैसी है, वहाँ की मृदा की मिट्टी कैसी है, वहाँ पे जल किस प्रकार उपलब्ध होता है, उसका आपको परीक्षण करना है। अपनी कक्षा में परिचर्चा करें कि किस प्रकार लोगों की जीवन शैली इन सबके द्वारा प्रभावित होती है। अब दूसरी तरफ देखते हैं, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। पीटर न्यूजीलैंड के भेड़ पालन प्रदेश के मध्यवर्ती भाग में रहता है, जहां उसका परिवार ऊन प्रक्रमण करने का कारखाना चलाता है। यानी कि ऐसे जगह पे रहता है न्यूजीलैंड में जहां पे मध्यवर्ती भाग में, जहां पे जो उनका मेन व्यवसाय है वो भेड़ पालना है। जब भेड़ पालते हैं तो आप सभी को पता है कि भेड़ से ऊन प्राप्त होती है, तो उन लोगों ने ऊन यहाँ पे बनाने का कारखाना लगा रखा है। प्रतिदिन जब पीटर स्कूल से लौटता है, वह अपने चाचा को अपनी भेड़ों की देखभाल करते हुए देखता है। उनका भेड़ों का बड़ा यहाँ पे बाड़ा कुछ दूरी पर पहाड़ियों से लगे हुए एक विस्तृत घास के मैदान पर स्थित है, जहाँ पे इससे क्या फ़ायदा होगा कि वो भीड़ भाड़ से दूर भी रहेगा। उनका जो बाड़ा क्या होता है, जहाँ पे भेड़ों को रखा जाता है, वो वहाँ पे घास का मैदान भी है, जिससे भेड़ों को आसानी से भोजन भी मिल जाता है। वहाँ नवीनतम प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए एक वैज्ञानिक विधि से इसका प्रबंध किया जाता है। पीटर का परिवार जैविक कृषि द्वारा सब्जियां भी उगाता है। यानी कि वो जो जैविक कृषि का मतलब है, उसमें वो आर्टिफिशियल खाद नहीं डालते हैं, जो आदमी बनाते हैं, जो कि रासायनिक खाद होती है, उसको नहीं डालते हैं।
उसमें वो गोबर का यूज करते हैं, भेड़ों से जो निकलता है मल उसका यूज करते हैं, जैविक खाद का यूज करते हैं अपनी सब्जियां उगाने के लिए। माम्बा और पीटर विश्व के दो विभिन्न स्थानों में रहते हैं और उनके जीवन व्यतीत करने में बहुत अंतर है। यह विभिन्नता भूमि की गुणवत्ता, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति, प्राणियों और प्रौद्योगिकी के उपयोग की भिन्नता के कारण है। इन स्थानों का एक दूसरे से भिन्न होने का मुख्य कारण इस प्रकार के संसाधनों की उपलब्धता है। अब इससे आपको ये समझ में आया कि एक माम्बा था जो कि अफ्रीका में रहता था, दूसरा पीटर जो कि न्यूजीलैंड में रहता था। उन दोनों का जो जीवन शैली है वो किस पे निर्भर करती है, वहाँ की मिट्टी कैसी है, वहाँ पे पानी की उपलब्धता कैसी है, प्राकृतिक वनस्पति कैसी है, वहाँ की प्रौद्योगिकी कैसी है, डेवलप्ड है या पिछड़ी है। इन सभी भिन्नताओं के कारण उन दोनों का जो जीवन था वो भिन्न भिन्न संसाधनों पे वहाँ पे आश्रित था। क्या आप जानते हैं विश्व की 90% जनसंख्या भूमि क्षेत्र के 30% भाग पर ही रहती है। यानी कि जो विश्व की जनसंख्या है 7 अरब के लगभग, उसमें से 90% कितना हो गया 9×63, यानी कि लगभग 6 अरब से ऊपर जो जनसंख्या है वो भूमि के केवल 30% भाग पे ही निवास करती है। शेष जो 70% भूभाग है वो खाली है, विरल है, जनसंख्या वहाँ पे बहुत कम है, वहाँ पे कोई भी नहीं रहता है। ये आपके लिए जानकारी हो गई। अब हम पहले संसाधन के बारे में पढ़ते हैं, भूमि के बारे में। ऑस्ट्रिया के सॉल्जबर्ग, इस चित्र में आप भूमि के कितने उपयोग पहचान सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए भूमि के बारे में पढ़ते हैं। सभी महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में भूमि भी शामिल है। यानी कि जितने भी प्राकृतिक संसाधन आपके आसपास है महत्वपूर्ण, उसमें भूमि भी एक है। भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग 30% भाग भूमि है। यानी कि जितना भी क्षेत्रफल है भूमि का, पृथ्वी का, उसमें से 30% हिस्सा लगभग 30% के आसपास जो है वो भूमि है। बाकी आप सभी को पता है जल से ढकी हुई है, कहीं न कहीं आपका ग्लेशियर से ढका हुआ है, कहीं पे नदियां हैं, कहीं पे तालाब है, कहीं पे समुद्र है, तो 70% हिस्सा पानी से ढका हुआ है किसी न किसी रूप में। यही नहीं, इस थोड़े से प्रतिशत के सभी भाग पर आप आवास रहने योग्य नहीं है। मतलब 30% जो हिस्सा है भी भूमि, उसमें से भी हर जगह पे आप नहीं रह सकते। ऐसा नहीं कि सब 30% हिस्सा आपके रहने योग्य है। मुख्यतः भूमि और जलवायु के भिन्न भिन्न लक्षणों के कारण विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या का वितरण असमान पाया जाता है। यानी कि जो भूमि की और जलवायु की भिन्नताएं हैं, कहीं पे ज़्यादा ठंड है, कहीं पे ज़्यादा गर्मी है, इसके कारण वहाँ पे जनसंख्या का जो वितरण है, जनसंख्या का, जैसे कहीं पे जनसंख्या 100 आदमी प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं तो कहीं 1000 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। ये क्यों है? क्योंकि वहाँ की जलवायु ऐसी है, वहाँ का भूमि वैसा है, इसकी वजह से। ऊबड़ खाबड़ स्थलाकृति, पर्वतों के तीव्र ढाल, जलाक्रांत, संभावित निम्न क्षेत्र, मरुस्थल क्षेत्र एवं सघन वन क्षेत्र सामान्यतः विरल अथवा निर्जन है। यानी कि जो ऊबड़ खाबड़ जो जमीन की स्थलाकृतियाँ हैं, जहाँ पर्वतीय ढलान ज़्यादा है, जहाँ पे जलाक्रांत है, जहाँ पे मतलब जल गिरते रहते हैं, जहाँ पे मरुस्थल है, जहाँ पे ज़्यादा वन है, वो ज़्यादातर विरल और निर्जन है। यानी कि बहुत कम जनसंख्या वहाँ पे निवास करती या फिर नहीं जनसंख्या वहाँ पे निवास करती। उर्वर मैदानों और नदी घाटियों में कृषि के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध है। यानी कि जहाँ पे उपजाऊ मिट्टी है मैदानी इलाके में, या फिर नदी के जो आसपास के क्षेत्र हैं, वहाँ पे भूमि जो है कृषि के लिए उपयुक्त है। इसलिए ये स्थान विश्व के सघन बसे क्षेत्र हैं। यानी कि उनके आसपास जनसंख्या ज़्यादा बसी हुई है। अब यहाँ पे देखें भूमि उपयोग के बारे में। भूमि उपयोग, भूमि का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है। आप सभी को पता है नॉर्मली तो भूमि का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। कृषि के लिए करते हैं, हम पौधे लगाने के लिए करते हैं, खनन करते हैं, सड़कों को बनाने के लिए करते हैं, उद्योग स्थापित करते हैं भूमि पर। ठीक है, ज़्यादातर जो उपयोग है इसी तरीके से करते हैं। साधारणतः इसे भूमि उपयोग कहते हैं। क्या आप माम्बा और पीटर के परिवारों के भूमि उपयोग के विभिन्न तरीकों की सूची बना सकते हैं? तो वो लोग वहाँ पे सब्जियाँ उगाते थे, भेड़ पालन करते थे, जो आपका पीटर का परिवार था। माम्बा के जो परिवार थे वो पहाड़ी इलाके में रहते थे, इसलिए वो बहुत कम भूमि का उपयोग कर पाते थे, क्योंकि वहाँ पे न तो पानी था न तो उपजाऊ मिट्टी थी। भूमि का उपयोग
भौतिक कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है। जैसे अभी मैंने बताया आपको कि वहाँ की स्थलाकृति कैसी है, वहाँ की मिट्टी उपजाऊ है कि नहीं है, वहाँ की जलवायु ज़्यादा ठंड ही तो नहीं है, ज़्यादा गर्मी तो नहीं है, वहाँ पर खनिज कैसे पाए जाते हैं, जल की उपलब्धता है कि नहीं है। मानवीय कारक जैसे जनसंख्या और प्रौद्योगिकी भी भूमि उपयोग प्रतिरूप के महत्वपूर्ण निर्धारक है। यानी कि जनसंख्या वहाँ पे कैसी है, ज़्यादा जनसंख्या हो तो भूमि का उपयोग ज़्यादा करेंगे। प्रौद्योगिकी कैसी, अगर वहाँ पे डेवलपमेंट है, वहाँ पे टेक्नोलॉजी अच्छी है तो वो भूमि का अच्छा से उपयोग कर पाएंगे, खनिज सही से निकाल पाएंगे। अगर प्रौद्योगिकी पीछे है तो उस भूमि का उपयोग उपजाऊ होते हुए भी नहीं कर पाएंगे। तो इन चीज़ों पे जो भूमि का उपयोग है कई चीज़ों पे यहाँ पे निर्भर करती है। ये देखिए, आप करना चाहें तो कर सकते हैं। अपने घर पड़ोस के में कुछ बुजुर्ग व्यक्तियों से बात करें और पिछले कुछ वर्षों में हुए भूमि उपयोग परिवर्तन के विषय में सूचना एकत्रित करें। यानी कि जो पहले उनके समय में कैसे भूमि का उपयोग होता था, अब के टाइम आप भी देख सकते हैं आपके आसपास भूमि का क्या उपयोग होता है। ठीक है, ये जानकारी आप अपने घर के बुजुर्गों से पूछ सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। स्वामित्व के आधार पर भूमि को निजी भूमि और सामुदायिक भूमि में बांटा गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि स्वामित्व के आधार पे भूमि को कितने भागों में बांटा गया है, तो 2 भागों में बांटा गया। एक है निजी भूमि और दूसरा है सामुदायिक भूमि। निजी भूमि का मतलब है किसी एक आदमी के या फिर किसी एक परिवार का, किसी समुदाय, वहाँ पे एक ही उस जमीन पे उसका ही अधिकार हो। जबकि सामुदायिक भूमि का मतलब है, सामुदायिक मतलब किसी गांव का एक ज़मीन पे अधिकार, जैसे ग्राम समाज की ज़मीन सुने होंगे आप, जीएस की भूमि, उस पर सभी का अधिकार होता है, गांव के सभी लोगों का। तो सामुदायिक भूमि उसे कहते हैं। निजी भूमि, यही देखिए यहाँ पे समझाया गया है। निजी भूमि व्यक्तियों के स्वामित्व में होती है, जबकि सामुदायिक भूमि समुदाय के स्वामित्व में होती है। वही मैंने आप लोगों को समझाया अभी। सामान्य रूप से इसका उपयोग समुदाय से संबंधित व्यक्तियों के लिए किया जाता है, जैसे चारे के लिए, फलों, नट या औषधि बूटियों को एकत्रित करना। इस सामुदायिक भूमि को साझा संपत्ति संसाधन कहा जा सकता है। ठीक है, साझा संपत्ति संसाधन अगर आपसे पूछा जाता है क्या होता है, तो जो सामुदायिक भूमि होती है जहाँ से हम चारे का यूज लेते हैं, घास मतलब जंतुओं के लिए, या फिर हम वहाँ से फल लेते हैं, यहाँ से हम जो नट होते हैं जैसे आपके ड्राई फ्रूट्स टाइप के, या फिर औषधियों की जो जड़ी बूटियाँ होती हैं उसका उपयोग करते हैं, तो उस टाइप की भूमि को हम कहते हैं साझा संपत्ति संसाधन। आगे देखिए, जनसंख्या और उसकी मांग सदैव बढ़ रही है। आप सभी को पता है कि जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है तो मांग भी बढ़ेगी, लेकिन भूमि की उपलब्धता सीमित है। भूमि तो नहीं बढ़ रही है, भूमि तो अगर 30% है यहाँ पे पृथ्वी पे जहाँ पे हम रह सकते हैं, जो भूमि है, बाकी तो पानी है, तो वो तो नहीं बढ़ रही है, वो तो उतनी ही है। स्थान के अनुसार भूमि की गुणवत्ता में अंतर होता है। कहीं की भूमि ज़्यादा उपजाऊ है, कहीं की भूमि कम उपजाऊ है। ठीक है, जैसे गल्फ़ की कंट्रीज़ हैं, जो अरब देश हैं, वहाँ पे उनको पता ही नहीं था कुछ समय पहले, कुछ सालों पहले, कि उनके पास इतनी यहाँ पे गुणवत्ता, उनके ज़मीन के नीचे तेल है, उनको नहीं पता था। तो उसके बारे में वो पहले नहीं पता था, तो वो डेवलप नहीं थे। जब वो पता चला पूरी दुनिया उससे चल रही है, उनके द्वारा भेजे गए तेलों से, तो वो देखे कितनी तेज़ी से डेवलप हो रहे हैं। ठीक है, तो सभी भूमि की गुणवत्ता अलग अलग होती है। लोगों ने सामुदायिक भूमि पर व्यापारिक क्षेत्र बनाने, नगरीय क्षेत्रों में घर बनाने और ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि का विस्तार करने के लिए अनाधिकृत हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। यानी कि जो समुदाय हैं, वो जनसंख्या बढ़ रही है तो क्या करेंगे, जो आपकी सामुदायिक भूमि है, जो आपकी नगरीय क्षेत्र में घर बनाने के लिए यूज कर रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि है, नहीं जो थी उसको भी अब वो यूज करना शुरू कर दे रहे हैं, किसी न किसी तरीके से उसको उस पर हस्तक्षेप करना शुरू कर दे रहे हैं। आज भूमि उपयोग प्रतिरूप में व्यापक परिवर्तन हमारे समाज में सांस्कृतिक परिवर्तनों को दर्शाते हैं। वर्तमान में कृषि और निर्माण संबंधी गतिविधियों के प्रसार के कारण निम्नीकरण, भूस्खलन, मृदा अपरदन, मरुस्थलीकरण पर्यावरण के लिए प्रमुख खतरा है। हम जब ऐसी भूमि का उपयोग करेंगे जो हमारे उपयोग के लायक नहीं थी, हम ज़बरदस्ती उसको यूज करना चाह रहे हैं, तो क्या होगा, उससे जो हमारे जो ज़मीन की भूमि की है गुणवत्ता, वो उसका निम्नीकरण होगा। वहाँ कई जगहों पे देखेंगे आजकल, ख़ास तौर से बरसात के सीज़न में
उत्तराखंड के आसपास या पहाड़ी क्षेत्रों के आसपास भूस्खलन की संख्या बढ़ती जा रही है। मृदा अपरदन हो रहा है। जब भूमिस्खलन होगा या फिर मृदा पानी गिरेगा तेजी से ऐसी जगहों पे जहाँ पे पहले पेड़ ज़्यादा रहते थे, अब पेड़ काट के उसका यूज कर रहे हैं लोग, तो वहाँ से क्या होगा, उपजाऊ मिट्टी बह के पानी के साथ दूसरी जगह चली जाएगी। मरुस्थलीकरण हो रहा है पर्यावरण का। ये सारी चीज़ें क्या है, पर्यावरण के लिए बहुत खतरनाक चीज़ें हैं। अब यहाँ पे देखिए 4 फिगर दिखाया गया है, 1 2 3 4। ध्यान से देखिए, भूमि उपयोग के समय के अनुसार परिवर्तन। पहले देखिए खेती हो रही थी, चारों तरफ कच्चे घर थे, ठीक है, लोग अपने जानवर चराने जा रहे हैं। फिर उसके बाद धीरे धीरे दूसरे नंबर पे देखिए यहाँ पे बिजली आ गई खेतों से, लोग यहाँ पे ट्रैक्टर से खेती करने जाने लगे, कच्चे मकान पक्के मकान में धीरे धीरे परिवर्तित होने लगे। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसी जगहों पे अब जो खेती की ज़मीन थी वो कम हो गई, उसको पार्क बना दिया गया। लोग बिल्डिंगों में रहने लगे, बड़े बड़े बिल्डिंगों में गाड़ियाँ चलने लगी। उसके बाद अब यहाँ पे चौथे में दिखाया गया है कि भूमि का उपयोग धीरे धीरे किस तरीके से परिवर्तित हो रहा है। बड़े बड़े बहुमंजिला इमारतें हो गई, जहाज उड़ रहा है आपका यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे स्ट्रीट लाइट लग गई, सिंगल रोड को 2 लेन रोड बना दिया गया, ठीक है, इधर से गाड़ियाँ जा रही, इधर से आ रही हैं। तो इस तरीके से भूमि का उपयोग यहाँ पे समय के साथ परिवर्तित हुआ है। भूमि संसाधन का संरक्षण। बढ़ती जनसंख्या तथा इसकी बढ़ती मांगों के कारण वन भूमि और कृषि योग्य भूमि का बड़े पैमाने पर विनाश हुआ है। देखेंगे जो शहर से सटे हुए क्षेत्र थे, आप अपने आसपास के शहरों में भी देख सकते हैं, आप अपने शहर में भी देख सकते हैं। जो शहर से आसपास के जो गांव थे, अब जो पहले वहाँ पे खेती होती थी, कृषि होता था, अब उस पर भी लोग घर बना रहे हैं। तो क्या होगा, जो वन भूमि थी उसको काटेंगे, जो कृषि भूमि थी उस पर घर बना लेंगे, तो कृषि योग्य भूमि कम हो जाएगी। तो क्या हो रहा है, इससे भूमि का बड़े पैमाने पर विनाश हो रहा है। इससे इस प्राकृतिक संसाधन के समाप्त होने का डर पैदा हो गया है। इसलिए विनाश की वर्तमान दर को अवश्य ही यहाँ पे रोकना चाहिए। वन रोपण यानी कि जो पौधों को लगाना चाहिए, भूमि यहाँ पे उद्धार यानी कि जो भूमि है उसको कृषि योग्य बनाना चाहिए। रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग कम करना चाहिए। उर्वरकों के विनियमित उपयोग और अतिचारण पर रोक आदि भूमि को यहाँ पे संरक्षण के लिए कुछ उपयुक्त यहाँ पे सामान्य तरीके हैं। यहाँ पे देखिए, अतिचारण का मतलब होता है जिस भूमि पे घास उगी हुई है उसको बहुत बार चरा देना। इससे क्या होता है, जब भूमि की यहाँ पे घासों को चरा देंगे अत्यधिक रूप से, तो यहाँ पे भूमि से घास खत्म हो जाएगी। जब घास खत्म हो जाएगी, घास क्या करती है, मिट्टी की सतह को बांधे रहती है। तो यहाँ पे जब बरसात होगा तो घास नहीं होगी, तो मिट्टी की सतह ऊपर से बह के चली जाएगी, तो मृदा अपरदन होगा। ठीक है, अब आता है आपका दूसरा यहाँ पे संसाधन, मृदा। पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत मृदा कहलाती है। जो पृथ्वी है आपकी, पृथ्वी की ऊपरी सतह, उस पर देखेंगे छोटे छोटे कण रहते हैं, जो आप देख भी सकते हैं, खेतों में जाएंगे आपको देखने को मिल जाएगा। तो उसको क्या कहते हैं, मृदा कहते हैं। यह भूमि से निकटता से जुड़ी हुई है। स्थल रूप मृदा के प्रकार को निर्धारित करते हैं, यानी कि मिट्टी के प्रकार को, वहाँ का स्थल कैसा है वो उसको वहाँ पे स्थल रूप उसको निर्धारित करते हैं। मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों और जैव पदार्थों से होता है। भूस्खलन के बारे में अभी बताया मैंने। भूस्खलन को सामान्य रूप से सैल, मलबा या ढाल से गिरने वाली मिट्टी के बृहद संचलन के रूप में परिभाषित किया जाता है। वे प्रायः भूकंप, बाढ़ और ज्वालामुखी के साथ घटती है। लंबे समय तक भारी वर्षा होने से भूस्खलन होता है। यह नदी के प्रवाह को यानी कि बहाव को कुछ समय के लिए अवरुद्ध कर देता है। नदी अवरुद्धता के अचानक फूट पड़ने के से जो निचली घाटियाँ होती हैं, वहाँ के घर जो हैं वो विध्वंस हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। पहाड़ी भूभाग में भूस्खलन एवं मुख्य और विस्तृत रूप से फैली प्राकृतिक आपदा है, जो प्रायः जीवन और संपत्ति को आघात पहुँचाती है और चिंता का एक मुख्य विषय है आपका भूस्खलन। इसके बाद एक यहाँ पे वस्तुस्थिति अध्ययन, जैसे यहाँ पे अभी मैंने बताया कि किस क्षेत्र में ज़्यादा आ रहा है, तो हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में रेकांग पीओ के निकट पंजी गांव में भूस्खलन के कारण यहाँ पे राष्ट्रीय राजमार्ग 22 की पुरानी यहाँ पे हिंदुस्तान तिब्बत सड़क का 200 मीटर तक का भाग नष्ट हो गया। यह भूस्खलन पंजी गांव में तीव्र विस्फोटन द्वारा हुआ था। विस्फोटन के कारण
ढाल का यह कमज़ोर क्षेत्र नीचे गिर गया, जिसके कारण सड़क और गांव के आसपास के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा क्षति हुई। पंजी गांव को किसी संभावित मानव विनाश से बचाने के लिए पूर्ण रूप से खाली करा दिया गया कि वहाँ पे कोई ऐसा विनाश ना हो जिससे सभी की क्षति हो, इसलिए उस गांव को खाली करा दिया गया। न्यूनीकरण क्रियाविधि क्या है? ये तो था आपका एक वस्तुस्थिति अध्ययन है, दिखाता है कि कैसे उस क्षेत्र में ये हुई घटना। दूसरा है यहाँ पे न्यूनीकरण क्रियाविधि, कैसे हम उसको कम कर सकते हैं। वैज्ञानिक प्रविधियों के विकास से हमें समझने में की शक्ति मिली है कि भूस्खलन उत्पन्न होने के कौन कौन से कारक हैं और उनका प्रबंधन कैसे करना है। भूस्खलन को रोकने की कुछ प्रविधियाँ निम्न हैं, जैसे भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों का मानचित्र बनाकर इसमें प्रभावित होने वाले क्षेत्रों को इंगित करना। इस प्रकार इन क्षेत्रों को आवास बनाने के लिए छोड़ा जा सकता है, यानी कि वहाँ पे आवास नहीं बनाना है। दूसरा, अगर क्षेत्र पहचान जाएंगे कि यहाँ पे भूस्खलन ज़्यादा हो रहा है तो वहाँ पे कोई रहने के लिए नहीं जाएगा। दूसरा, भूमि को खिसकने से बचाने के लिए प्रतिधारी दीवार का निर्माण। अगर हम जैसे सड़कों पे आप जाएंगे पहाड़ी क्षेत्रों में तो सड़कों के किनारे देखेंगे दीवार बनी रहती है, जिससे क्या होता है जो पहाड़ी क्षेत्र ऊपर से आ रही ढलान उसको यहाँ पे रोका जा सके। ठीक। तीसरा है भूस्खलन को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका वनस्पति आवरण में वृद्धि है, यानी कि आसपास से अगर हम पेड़ों को लगा दें तो पेड़ भी हमारे एक तरह से पहाड़ों से गिरने वाले पत्थर मलबे को रोकते हैं। और चौथा तरीका सतही अपवाह तथा झरना प्रवाहों के साथ साथ भूस्खलन की गतिशीलता को नियंत्रित करने के लिए पृष्ठीय अपवाह नियंत्रण उपाय क्रियान्वित किया जाए, यानी कि जो सतही अपवाह तंत्र है उसको गतिशील यहाँ पे उसके ऊपर नियंत्रित करने के साथ साथ हम जो पृष्ठ पे है उसके आसपास उसके ऊपर भी हम नियंत्रण का कार्य करें। अब यहाँ पे देखिए दिखाया गया मृदा परिच्छेदिका, कैसे यहाँ पे क्या क्या है। एक मिट्टी का, जैसे आप किसी क्रिकेट के पिच पे गए, मैदान पे गए, उस मिट्टी का कुछ हिस्सा कट करिए। हम एक एग्जांपल के लिए आपको बता रहे हैं कि क्रिकेट की पिच, ये जरूरी नहीं कि क्रिकेट की पिच में हो, बस आपको समझाने के लिए बताया गया है। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे नीचे का जो हिस्सा है वो चट्टाने हैं, जनक चट्टाने। उसके बाद अपक्षयी चट्टानी पदार्थ है जो इस चट्टान से बहुत सालों बाद क्षय के द्वारा बनी है। उसके बाद ऊपर का देखेंगे हिस्सा और उसके ऊपर तो बालू है, गाद है, क्ले के साथ उप मृदा है जो मिट्टी का दूसरा भाग कहलाता है। और जो ऊपर का हिस्सा है वो सबसे ऊपर का हिस्सा ये वाला यहाँ पे देखिए लाइन दिखाई गई है, ह्यूमस और वनस्पति के साथ ऊपरी मृदा जो सबसे ऊपर की मिट्टी आप देखते हैं। यहाँ पे शब्दावली क्या है? अपक्षय। अपक्षय क्या है इसके बारे में देखिए। तापमान परिवर्तन, तुषार क्रिया यानी हवा की जो क्रियाएं होती हैं, पौधों, प्राणियों और मनुष्य के क्रियाकलाप द्वारा अनावरित सेलों का टूटना और क्षय, इसको क्या कहते हैं? अपक्षय। क्या आप जानते हैं केवल 1 सेंटीमीटर मृदा को बनाने में सैकड़ों वर्ष का समय लगता है और नष्ट करने में कुछ वर्षों का ही समय लगता है। उसको नष्ट किया जाता, तुरंत कर दिया जाता है। तो मिट्टी कितनी ज़रूरी है इससे ये पता चलता है। अब इसके आगे देखिए, भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से यहाँ पे होता है उस जगह का परिवर्तन। यह अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से बनती है जो मृदा होती है। खनिजों और जैव पदार्थों का सही मिश्रण मृदा को उपजाऊ बनाता है। आप देखिए मिट्टी, मृदा के बारे में, मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या, मिट्टी की जो निर्माण होता है उसको कौन कौन सी चीज़ें प्रभावित करती हैं। तो पहला, जनक सेल कौन सा है, रंग कौन सा है, गठन, रासायनिक गुणधर्म, खनिज मात्रा उसमें कितनी है, यहाँ पे पारगम्यता को निर्धारित करती है। दूसरा क्या प्रभावित करता है? उच्चावच, तुंगता और ढाल मृदा के संचयन को निर्धारित करते हैं। तीसरा है वनस्पति जात, प्राणी जात और सूक्ष्म जीव ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। वहाँ पे वनस्पतियाँ कितनी हैं, वहाँ पे जीव कितने हैं, सूक्ष्म जीव कैसे हैं, तो वो सारी चीज़ें क्या है मिट्टी के निर्माण को प्रभावित करती हैं। समय तो सभी चीज़ों को प्रभावित करता है। मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को निश्चित करता है कि कितनी मिट्टी कितने समय के बाद ही बनेगी। उसके बाद है अगला, यहाँ पे देखेंगे जलवायु वहाँ पे कैसी है, तापमान कैसा है, वर्षा हो रही है कि नहीं हो रही है, अपक्षय और ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। तो ये सारी चीज़ें मृदा के निर्माण को प्रभावित करते हैं। अब मृदा निर्माण के कारक हैं, यहाँ पे देखिए मृदा निर्माण के मुख्य कारक जनक सेलें हैं। भाई अब वहाँ पे सेल ही नहीं होगी जिससे मिट्टी बननी है तो उसमें कितना भी आप सूक्ष्म जीव हो,
कितना भी जैविक पदार्थ हो वहाँ पे मिला के क्या करेंगे, अगर वहाँ पे मिट्टी बनाने की जो आपकी जनक शैल ही नहीं है तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा कि कुछ भी कितनी मात्रा में भी हो। तो मृदा निर्माण के मुख्य कारक जनक शैल का स्वरूप और जलवायविक कारक हैं। मृदा निर्माण के अन्य कारक स्थलाकृति, जैव पदार्थों की भूमिका और मृदा निर्माण के संगठन में लगा समय है। अलग अलग स्थानों में ये भिन्न भिन्न होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्रियाकलाप है, लेफ्ट साइड में देखिए। भारत में जलोढ़, काली, लाल, लैटराइट, मरुस्थलीय और पर्वतीय प्रकार की मृदाएं हो सकती हैं। विभिन्न प्रकार की मृदाओं की एक एक मुट्ठी एकत्रित कीजिए और निरीक्षण कीजिए कि वे किस प्रकार एक दूसरे से भिन्न है। आप सभी को, अब सभी प्रकार की मिट्टी तो आपके क्षेत्र में मिलेगी नहीं, हो सकता है आप ऐसे क्षेत्र में हो जहाँ लाल मिट्टी हो। ठीक है, खासतौर से पहाड़ी इलाकों में वो मिट्टी मिलती है। कहीं कहीं भी देखेंगे आपको काली मिट्टी मिल जाएगी। तो हर जगह की मिट्टी नहीं मिलेगी, तो ये क्रियाकलाप करना आसान नहीं है अगर आप किसी एक क्षेत्र में के रहने वाले हैं। मृदा का निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय, अगर हम उसकी मृदा को किस तरीके से हम निम्नीकरण होने से रोक सकते हैं और उसके संरक्षण का क्या उपाय है। मृदा अपरदन और क्षीणता मृदा संसाधन के लिए दो मुख्य यहाँ पे खतरे हैं। मानवीय और प्राकृतिक दोनों ही कारकों से मृदाओं का निम्नीकरण हो सकता है, यानी हम मनुष्य भी उस मृदा निम्नीकरण के कारक हैं और प्रकृति द्वारा भी मृदा का निम्नीकरण होता है। मृदा के निम्नीकरण के में सहायक कारक वनोन्मूलन, अतिचारण, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग, वर्षा दोहन, भूस्खलन और बाढ़ हैं। ठीक है, इसमें से बहुत से देखेंगे जैसे रासायनिक उर्वरक हो गए, अतिचारण हो गए, कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग हो गया, ये क्या है आपके मानवीय कारक हैं। और जैसे ये हो गया आपका भूस्खलन, बाढ़, ये क्या है प्राकृतिक कारण है। मल्च बनाना, अब मल्च के बारे में देखिए यहाँ पे ध्यान से। पौधों के बीच अनावरित भूमि जैव पदार्थ जैसे प्रवाल से ढक दी जाती है। इससे मृदा की आर्द्रता रुक जाती है। जो उसके अंदर आर्द्रता है मिट्टी इसकी, अगर हम उसको क्या करेंगे, पौधों के बीच जो बची हुई ज़मीन है, अनावरित भूमि है, जैव पदार्थ जैसे प्रवाल से हम उसको ढक देते हैं, जिससे क्या होता है उस जगह की जो क्या कहते हैं उसको आर्द्रता है वो बनी रहती है। अब यहाँ पे देखिए वेदिका फार्म है। दूसरा समुच्च रेखीय जुताई है, किस तरीके से यहाँ पे खेतों को जोता गया है। ये आपका ढलान की भूमि है, यहाँ पे अगर पूरी ढलान को अगर एक तरह कर दिया, पानी बह के पूरा इकट्ठा नीचे आ जाएगा। रक्षक मेखला है, पेड़ों को लगा के वहाँ की मिट्टी को बहने से बचाया जा रहा है। वेदिका फार्म के बारे में देखिए, पढ़ते हैं। चौड़े समतल सोपान अथवा वेदिका तीव्र ढालों पर बनाए जाते हैं ताकि सपाट सतह फसल उगाने के लिए उपलब्ध हो। जैसे हम उसको, अगर हम इस तरीके से पहाड़ है, ठीक है, इस पे फसल उगाएंगे तो पानी आएगा तो यहाँ रुक नहीं पाएगा, तो फसल नष्ट हो जाएगी। तो क्या करते हैं, पहाड़ ऐसे है, ठीक है, थोड़ा सा उसको वैसे इस तरीके से समतल कर दिया, फिर ऐसे है, फिर थोड़ा सा समतल कर दिया, फिर ऐसे है, फिर थोड़ा सा समतल कर दिया। तो क्या है, पानी जब बह के आएगा तो यहाँ पे कुछ मात्रा रुकेगा, यहाँ पे फसल उग जाएगी। ठीक है, और मिट्टी भी उतना तीव्र गति से नहीं बहेगी। दूसरा है क्या, समुच्च रेखीय जुताई जो थी। एक पहाड़ी ढाल पर समुच्च रेखाओं के समांतर जुताई ढाल से नीचे बहते जल के लिए एक प्राकृतिक अवरोध का निर्माण करती है। तीसरा है रक्षक मेखलाएं। तटीय प्रदेशों, जहाँ पे आपका समुद्र है, नदियाँ हैं, शुष्क प्रदेशों में पवन गति रोकने के लिए वृक्ष कतारों में लगाए जाते हैं ताकि मृदा आवरण को बचाया जा सके। ऊपर से मिट्टी की जो ऊपरी परत है वो उड़ के कहीं दूर न चली जाए। ठीक है, हवा को रोकेगा तो मिट्टी भी रुक जाएगी। समुच्च रेखी रोधिकाएं। अब समुच्च रेखी रोधिकाएं क्या है, इसको भी देखिए। समुच्च रेखाओं पर रोधिकाएं बनाने के लिए पत्थरों, घास, मृदा का उपयोग किया जाता है। रोधिकाओं के सामने जल एकत्र करने के लिए खाइयां बनाई जाती हैं। अब क्रियाकलाप देखिए। एक ही आकार की अ और ब दो ट्रे लीजिए। इन ट्रे में के अंत में छिद्र, यहाँ पे 6 छिद्र करिए, छोटे छोटे छेद कर दीजिए, 6 ठो, और इन्हें बराबर मात्रा में मृदा से भरिए। अ ट्रे की मृदा को खाली छोड़ दीजिए, जबकि ब ट्रे में गेहूं अथवा चावल के दाने लगाइए। बाद में ब ट्रे के दाने उगकर ऊंचे हो जाएंगे। अब दोनों ट्रे को ऐसे रखिए कि वे एक ढाल पर हों। दोनों ट्रे में बराबर ऊंचाई से एक ओर से मग से पानी डालिए।
दोनों ट्रे के छिद्रों से निकलने वाले यहाँ पे पंकिल जल को यानी जो छन के निकल रहा है 2 अलग अलग डिब्बों में एकत्रित कीजिए और तुलना करें कि प्रत्येक ट्रे में से कितनी मृदा बही है। तो जिस ट्रे में आपने गेहूं या आपके चावल के पौधे लगाए हैं उस ट्रे से देखेंगे मिट्टी बहुत कम नीचे जाएगी। जिस ट्रे में कुछ नहीं है उसकी मिट्टी ज़्यादा जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जड़ें हैं पकड़ के नहीं रखी हैं। यहाँ पे इस पौधे की जड़ें मिट्टी को पकड़ के रखी हैं। ठीक है, अब देखिए हमारा चट्टान बांध है। इस तरीके से भी हम बचा सकते हैं मृदा अपरदन को और निम्नीकरण होने से। यह जल के प्रवाह को कम करने के लिए बनाए जाते हैं। यह नालियों की रक्षा करते हैं और मृदा क्षति को रोकते हैं। अगला है बीज की फसल उगाना। वर्षा दोहन से मृदा को सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग समय पर भिन्न भिन्न फसलें एकांतर कतारों में उगाई जाती हैं, जिससे वहाँ का पानी बह के कहीं दूर न चला जाए और मृदा वैसी बनी रहे। क्या आप जानते हैं, यहाँ पे देखिए, वर्ष 1975 में मानव उपयोग के लिए जल की खपत 3850 घन किलोमीटर वर्ष थी, जो 2000 में बढ़कर 6000 घन किलोमीटर वर्ष से अधिक हो गई। पहले देखिए 25 साल में यहाँ पे 3850 घन किलोमीटर वर्ष थी, अब यहाँ पे 6000 घन किलोमीटर प्रति वर्ष हो गई है। तो कितनी तेजी से 25 साल में जल का यूज बढ़ा है। अब जल के बारे में पढ़ते हैं। जल क्या है, हमारा संसाधन किस प्रकार से है। जल एक महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। भूपृष्ठ पर 3/4 भाग जल से ढका है, यानी कि अभी आपको बताया था भूपृष्ठ पे 30% हिस्सा ही ऐसा है जिसपे हम जो आपका भूमि है, बाकी का हिस्सा पानी है। तो वही यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक 3/4 हिस्सा यानी कि 75% लगभग हिस्सा जल से ढका है, इसलिए इसे जलग्रह कहना उपयुक्त है। लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले जीवन आदि महासागरों में ही प्रारंभ हुआ था। यद्यपि आज भी महासागर पृथ्वी की सतह से 2/3 भाग को ढके हुए हैं। विविध प्रकार के पौधों और जंतुओं को मदद करते हैं जल। महासागरों का जल लवणी है, यानी कि उसमें लवण है, नमक है कह सकते हैं एक तरह से, और मानवीय उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है, हम उसको यूज नहीं कर सकते डायरेक्टली। अलवण जल केवल 2.7% ही है, यानी कि पूरा जल जितना है हमारी पृथ्वी पे उस पर बस हम 2.7% जल ही पीने योग्य है हमारे। इसका लगभग 70% भाग बर्फ और चादरों और हिम नदों के रूप में है, यानी कि 2.7% भाग जो है भी पीने योग्य, उसका 70% हिस्सा, मतलब लगभग आपका 1.5% से ऊपर हिस्सा वो आपका कहीं न कहीं बर्फ के रूप में है, हिमानियों के रूप में है, यहाँ पे चादरों के रूप में पहाड़ों पे इकट्ठा है। अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय प्रदेशों में पाया जाता है ये सारी चीज़ें। अपनी स्थिति के कारण ये मनुष्य की पहुंच से बाहर है। केवल 1% अलवण जल हमारे पास उपलब्ध है और वह मानव उपयोग के लिए उपयुक्त है। यह भौम जल यानी कि जो हमारे पृथ्वी के नीचे है, भूमि की जल, नदियों और झीलों में पृष्ठीय जल के रूप में है तथा वायुमंडल में जलवाष्प के रूप में भी पाया जाता है। जो हमारी गर्मी के कारण जल ऊपर उठ के जाता है वाष्प के रूप में, उस रूप में भी वहाँ पे पाया जाता है। क्या आप जानते हैं एक टपकता नल एक वर्ष में 1200 लीटर जल व्यर्थ करता है। इसलिए आपके घर में, आपके आसपास कोई अगर लीक्ड है आपका नल, उसकी टोटी, तो उसको सही करा लीजिए, क्योंकि जल संसाधन बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्रियाकलाप देखिए, औसतन एक भारतीय नागरिक प्रतिदिन लगभग 150 लीटर का जल उपयोग करता है। सोचिए 150 लीटर, इतना जल औसतन यूज होता है। आप कम करते होंगे, लेकिन आपके घर में कोई न कोई ऐसा सदस्य होगा जो जल व्यर्थ ही नष्ट करता है। उपयोग देखिए, पानी के लिए हम यूज करते हैं, जैसे यहाँ पे 150 लीटर है तो उसका यूज कहाँ करते हैं। पीने के लिए 3 लीटर का यूज करते हैं प्रति व्यक्ति, खाना बनाने के लिए 4 लीटर का, नहाने के लिए 20 लीटर का, शौचालय के लिए 40 लीटर का, वस्त्र धोने के लिए 40 लीटर का, बर्तन धोने के लिए 20 लीटर का, बागवानी के लिए 23 लीटर का। इस तरीके से देखेंगे तो हम यूज जो कर रहे हैं वो बस जो नेसेसरी है वो 7 लीटर ही है, बाकी 143 लीटर नेसेसरी नहीं है, जो आप रोक सकते हैं, कम कर सकते हैं। इसलिए अलवणीय जल पृथ्वी का सबसे अधिक मूल्यवान पदार्थ है, आप कह सकते हैं, जिसमें जो पीने योग्य हमारे पानी है समुद्र के पानी के अलावा, वो सबसे मूल्यवान यहाँ पे पदार्थ कह सकते हैं आप, क्योंकि देख रहे हैं इतनी कम मात्रा में है और उसका हम इस तरीके से मिसयूज कर रहे हैं। पृथ्वी पर जल न बढ़ाया जा सकता है और न घटाया जा सकता है, इसकी कुल मात्रा स्थिर रहती है।
इसकी प्रचुरता में विविधता प्रतीत होती है, यानी कि कहीं कहीं पे ज़्यादा मात्रा में पाया जाएगा आपका जल, कहीं पे जैसे रेगिस्तानी भाग क्षेत्र में कम पाया जाएगा। ठीक है, तो विविधता प्रतीत होती है क्योंकि यह वाष्पीकरण, वर्षण और वाह की प्रक्रियाओं द्वारा महासागरों, वायु, भूमि और पुनः महासागरों में चक्रण द्वारा निरंतर गतिशील है। यानी कि इसकी जो एक कह सकते हैं चक्र है कि हाँ, वर्षा भाप बन के पानी आपका ऊपर गया, फिर वहाँ से वर्षण के द्वारा नीचे आया, उसके बाद बह के वो महासागरों में गया, वायु की वजह से, भूमि से बह के पुनः वह महासागरों में, ये निरंतर चलने वाली एक क्रिया है। जैसा कि आप जानते हैं इसे जल चक्र कहते हैं। जल चक्र के बारे में आपको पता ही होगा कि यहाँ से समुद्रों से, तालाबों से, नदियों से जल वाष्प के द्वारा ऊपर गया, फिर यहाँ पे संघनन हुआ तो यहाँ से वर्षा हुई, यहाँ से वर्षा हुई तो ये जल इकट्ठा होकर फिर वो समुद्र में गया, फिर से वो समुद्र से ऊपर गया। तो ये जल चक्र इसी को कहते हैं। मनुष्य जल चक्र की बड़ी मात्रा का उपयोग न केवल पीने और धुलाई में ही करता है वरन उत्पादन प्रक्रिया में भी करता है। जल कृषि, उद्योग तथा बांधों के जलाशयों के माध्यम से विद्युत उत्पादन करने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, हम कृषि करते हैं, उद्योगों में भी, कई प्रकार के उद्योगों में भी हम जल लेते हैं, जल का यूज करते हैं। बांध बनाकर हम जो जलाशय बनाते हैं उसके माध्यम से हम बिजली उत्पादन करते हैं। जल स्रोतों के सूखने तथा जल प्रदूषण के कारण अलवणीय जल की आपूर्ति की कमी के मुख्य कारक बढ़ती जनसंख्या है, भोजन है और नकदी फसलों की बढ़ती मांग है। मुख्य रूप से जनसंख्या जब बढ़ेगी तो फसलों की मांग तो बढ़ेगी ही। बढ़ता नगरीकरण और बेहतर होता जीवन स्तर सभी आपका जल के ऊपर निर्भर है। क्या आप जानते हैं, क्या आपने जल बाजार के बारे में सुना है? सौराष्ट्र प्रदेश में 1.25 लाख जनसंख्या वाला अमरेली शहर पास के तालुका से पानी खरीदने के लिए पूर्णतः निर्भर है, यानी कि वहाँ पे पानी नहीं है। जल उपलब्धता की समस्याएं, जल की आपूर्ति में क्या क्या समस्याएं आती हैं? विश्व के कई प्रदेशों में जल की कमी है। अधिकांश अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, दक्षिणी एशिया, पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका के भाग, उत्तरी पश्चिम मैक्सिको, दक्षिणी अमेरिका के कुछ भाग और संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया अलवणीय जल की आपूर्ति की कमी का सामना कर रहे हैं। देख लीजिएगा कहाँ कहाँ के बारे में कह रहा है। पूरा ऑस्ट्रेलिया के बारे में कह रहा है, उत्तर पश्चिम मैक्सिको, दक्षिणी अमेरिका का कुछ भाग है, आपका दक्षिणी एशिया जिसमें हम लोग आते हैं, पश्चिमी संयुक्त राज्य में यहाँ पे अमेरिका, अफ्रीका के कुछ देश। ठीक है, तो यहाँ पे जहाँ पे अलवणीय जल की आपूर्ति यहाँ पे कम देखी जाती है। ये देश ऐसे जलवायु प्रदेशों में स्थित हैं जहाँ अक्सर सूखा पड़ता है, उनमें जलाभाव की अधिक समस्या बनी रहती है। इस प्रकार जल का अभाव मौसमी अथवा वार्षिक वर्षण में विविधता के परिणाम स्वरूप हो सकता है, अथवा अति उपयोग और जल स्रोतों के प्रदूषण के कारण भी जल का अभाव हो सकता है, यानी कि उसका हम गलत तरीके से यूज कर रहे हैं या फिर उसको प्रदूषित कर दे रहे हैं, उससे भी हमारे पास जल का अभाव हो सकता है। जल संसाधनों का संरक्षण कैसे कर सकते हैं? यहाँ पे देखिए यमुना नदी के बारे में एक फिगर दिखाया गया है। यमुना नदी वाहित मल, औद्योगिक बहिस्राव एवं कचरे के कारण प्रदूषित हो रही है। आपकी दिल्ली में यमुना नदी देख रहे होंगे आप। अब उसके बाद जल संसाधनों का संरक्षण कैसे करते हैं? आज के विश्व में शुद्ध तथा पर्याप्त जल स्रोतों तक पहुँचना एक बड़ी समस्या बन गई है। इस क्षीण होते संसाधन के, यानी कि खत्म होते संसाधन के संरक्षण के लिए कदम उठाने चाहिए। यद्यपि जल एक नवीकरणीय संसाधन है, यानी हम इसको बना सकते हैं, तथापि इसका अति उपयोग और प्रदूषण इसे उपयोग के लिए अनुपयुक्त बना देता है। यानी कि अगर हम उसको ज़्यादा यूज कर ले रहे हैं, जहाँ पे ज़रूरत नहीं है वहाँ पे भी हम उसका यूज कर रहे हैं, या फिर नॉर्मली हम जल को प्रदूषित कर दे रहे हैं, तो ये हमारे लिए उपयोग के लिए फिर से रिसाइकिल नहीं हो सकता। ठीक है, अशोधित या आंशिक रूप से शोधित वाहित मल, कृषि रसायनों का विसर्जन और जल निकायों में औद्योगिक बहिस्राव जल के प्रमुख प्रदूषण हैं। यानी कि इसको हम प्रदूषित इन कारकों से, जैसे रसायन का यूज कर रहे हैं हम खेती बाड़ी में, जल निकायों में हम औद्योगिकरण कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारे प्रमुख कारण हैं जल के प्रदूषण का। इसमें शामिल नाइट्रोजन धातुएं और पीड़कनाशी जल को प्रदूषित कर रहे हैं। इनमें से अधिकांश रसायन अजैव निम्नीकरण होने के कारण जल द्वारा मानव शरीर में पहुंच जाते हैं। इन प्रदूषकों को जल निकायों में छोड़ने से पूर्व बहिस्रावों को उपयुक्त विधि से शोधित करके जल प्रदूषण पे नियंत्रण हम कर सकते हैं। जैसे हम उसको अगर बाहर कहीं छोड़ रहे हैं तो उसको हम, जो उसमें अशुद्धियाँ हैं उसको हम फिल्टर कर लें। ठीक है,
स्प्रिंकलर है, देखिए जो खेतों में लगा दिया जाता है, जो फव्वारे के रूप में पानी डालता है। वन और अन्य वनस्पतिक आवरण धरातलीय प्रवाह को मंद करते हैं और भूमिगत जल को पुनः पूरित करते हैं, यानी उसको शुद्ध करते हैं। जल संग्रहण प्रविष्टि प्रवाहों को बचाने की दूसरी विधि है। जल संग्रहण यानी कि इकट्ठा करना, जैसे तालाबों में इकट्ठा करते हैं। जल रिसाव को कम करने के लिए खेतों को सिंचाई करने वाली नहरों को ठीक से पक्का करना चाहिए, जिससे जल इधर उधर ना बहे। रिसाव और वाष्पीकरण से होने वाली जल क्षति को रोकने के लिए क्षेत्र की स्प्रिंकलर जो होती है, जो यहाँ पे दिखाया गया है स्प्रिंकलरों से सिंचाई करना अधिक प्रभावी होगा, क्योंकि कम जल ज़्यादा दूर तक पहुँचाया जा सकता है। वाष्पीकरण की अधिक दर वाले शुष्क प्रदेशों में सिंचाई की ड्रिप अथवा टपकन विधि द्वारा यहाँ पे उपयोग की जा सकती है सिंचाई विधि, जिससे कम जल से हम आसानी से सिंचाई कर सकें। सिंचाई की इन विधियों को अपनाकर बहुमूल्य जल संसाधन को संरक्षित किया जा सकता है। क्या आप जानते हैं, अपने घर की छत पर वर्षा जल एकत्र करके इस जल का संग्रहण करना एवं विभिन्न उत्पादक उपयोगों में लाना वर्षा जल संग्रहण कहलाता है। औसतन 2 घंटे की वर्षा का एक दौर 8,000 लीटर जल बचाने के लिए काफ़ी है। सोच लीजिए, अगर हम छतों पे जब अगर वर्षा हो रही है, उसको हम जल इकट्ठा करके उसका उपयोग करते हैं अपने दैनिक जीवन में, तो हम इतना जल बचा सकते हैं। अगला यहाँ पे देखेंगे प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव हमारे जो संसाधन है उसको अब यहाँ पे हम पढ़ने जा रहे हैं। स्कूल के बच्चे हस्तशिल्प प्रदर्शनी में घूम रहे थे। प्रदर्शनी की वस्तुएं देख के भिन्न भिन्न भागों से एकत्रित की गई थी। यहाँ पे जो प्रदर्शनी की वस्तुएं थी वो देश के भिन्न भिन्न भागों से इकट्ठी की गई थी। उसमें एक थी, मोना ने एक थैला हाथ में उठाया और उत्साह से कहा, यह एक सुंदर हैंडबैग है। अध्यापिका ने कहा, हाँ, यह जूट से बना है। क्या आप उन टोकरियों, दीप छत्रों और कुर्सियों को देखते हैं? वे बेंत और बांस की बनी होती हैं। भारत के पूर्वी और उत्तर पूर्वी आर्द्र प्रदेशों में, जहाँ पानी ज़्यादा बरसता है, में बांस प्रचुर मात्रा में वहाँ पे पैदा होता है, वहाँ पे उगता है। जैसी रेशमी स्कार्फ जो ठंडियों में स्कार्फ बांधते हैं, देखकर उत्साहित थी। यह खूबसूरत यहाँ पे स्कार्फ देखो। अध्यापिका ने स्पष्ट किया कि रेशम कीटों से प्राप्त किया जाता है, तो शहतूत के पेड़ों पर उनको जो रेशम के कीट होते हैं उनको पाले जाते हैं। बच्चे समझ गए कि पौधे हमें अनेक विभिन्न उत्पाद यहाँ पे प्रदान करते हैं, यानी पौधों से भी हम बहुत से उत्पाद प्राप्त करते हैं, जिनका उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में करते रहते हैं। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव केवल स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल के बीच जुड़े एक सक्रिय क्षेत्र में ही पाया जाता है। यानी कि जो प्राकृतिक वनस्पति होती है ये बहुत कम क्षेत्रों में ही पाई जाती है, जिसे हम जैव मंडल कहते हैं। समझ गए? जैव मंडल किसे कहते हैं? जहाँ पे हम प्राकृतिक वनस्पति प्राप्त करते हैं, जहाँ पे स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल तीनों जुड़े होते हैं, उनको क्या कहते हैं? हम जैव मंडल कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, आगे देखिए ध्यान से। यहाँ पे सभी जीवित जातियां जीवित रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर संबंधित और निर्भर रहती हैं। इस जीवन आधारित तंत्र को क्या कहते हैं? हम पारितंत्र कहते हैं। जो हम जैसे हम पेड़ पौधों पे खाने के लिए आश्रित रहते हैं, जीव जंतुओं पे आश्रित रहते हैं, तो ये इसको क्या कहते हैं? पारितंत्र कहते हैं। वनस्पति और वन्य जीव बहुमूल्य संसाधन है। पौधे हमें इमारती लकड़ियाँ देते हैं, प्राणियों को आश्रय देते हैं, ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं जिससे हम सांस लेते हैं, फसलों को उगाने के लिए आवश्यक मृदा की सुरक्षा करते हैं, रक्षक मेखला के रूप में ये कार्य करते हैं, भूमिगत जल के संग्रह में सहायता या करते हैं, हमें फल, लेटेक्स, तारपीन का तेल, गोंद, औषधि पौधे और कागज प्रदान करते हैं, जो प्राकृतिक वनस्पतियां हैं, जो आपके अध्ययन के लिए अत्यधिक आवश्यक हैं। पौधे के असंख्य उपयोग हैं, उनमें आप कुछ और जोड़ सकते हैं। जैसे आप पौधे का और क्या यूज करते हैं उसको भी आप, जैसे कुछ पौधे होते हैं जिनसे हमको सब्जियां मिलती हैं, कुछ पौधों से हम जो फर्नीचर बनाते हैं अपने घर का। तो क्या आप जानते हैं भारतीय उपमहाद्वीप में जिन पशुओं का उपचार यहाँ पे डिक्लोफेनिक एस्प्रिन अथवा आइब्रूफेन जैसे पीड़ानाशी से किया जाता था, उसके अपमार्जन उपरांत गिद्ध किडनी खराब होने से मर रहे थे। यानी कि जो देखते होंगे पहले गिद्ध ज़्यादा दिखते थे, अब वो गिद्ध बहुत कम बचे हैं। ठीक है, उनकी किडनी खराब हो जाती थी। जो हम कीटनाशक यूज करते थे खाने में, अपने कीटनाशक क्या नाम, पीड़ानाशक यूज करते, जैसे हमको दर्द हो रहा है तो हम आइब्रूफेन खा लिए, यहाँ पे डिक्लोफेनेक खा लिए, एस्प्रिन खा लिए, तो वो हमारे शरीर में रह जाती थी या जानवरों के शरीर में रह जाती थी। जब जानवरों को गिद्ध खाते थे तो उनकी किडनी खराब हो जाती थी,
उस दवाई की वजह से, जिससे वो बहुत ज़्यादा मर रहे थे। पशुओं पर इन औषधियों के उपयोग करने पर प्रतिबंध लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं तथा आरक्षित स्थान पर गिद्ध के प्रजनन के प्रयास किए जा रहे हैं, नहीं तो वो लुप्त हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए गिद्ध के फिगर यहाँ पे दिखाया गया आपको। ये आपका किलकिला है, जिसको किंगफिशर भी कहते हैं। वन जीवन के अंतर्गत जंतु, पक्षी, कीट एवं जलीय जीव रूप आते हैं। उनमें उनसे हमें दूध मिलता है, मांस मिलता है, खाल का यूज करते हैं बहुत चीज़ों में, ऊन प्राप्त करते हैं। कीट जैसे मधुमक्खी हमें शहद देती है, फूलों के परागण में मदद करती है और पारितंत्र में अपघटन के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, चिड़िया अपने भोजन के लिए कीटों पर निर्भर करती है, वो कीड़े खाती है और अपघटकों के रूप में कार्य करती है। गिद्ध मृत जीव जंतुओं को खाने के कारण एक अपमार्जक है और पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण शोधक समझा जाता है, यानी उसको शुद्ध करता है। ठीक है, और पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण शोधक समझा जाता है। इसलिए प्राणी चाहे बड़े हों अथवा छोटे, सभी पारितंत्र के संतुलन को बनाए रखने के लिए अनिवार्य हैं। यहाँ पे देखिए घास, थल एवं वन है, यहाँ पे दिखाया गया इस फिगर में। अब यहाँ पे देखिए प्राकृतिक वनस्पति का वितरण, कैसे वितरण हुआ है, उसको कहाँ कहाँ पे कैसे पाया जाता है। तो वनस्पति की वृद्धि मुख्य रूप से तापमान और आर्द्रता पर निर्भर करती है, यानी कि जैसे वहाँ का तापमान कैसा है, वहाँ पे नमी है कि नहीं है, इस पर निर्भर करता है जो प्राकृतिक वनस्पति की वृद्धि होती है। विश्व की वनस्पति के मुख्य प्रकारों को 4 वर्गों में बांटा जा सकता है। जैसे यहाँ पे देखिए 4 वर्ग कौन से हैं। पहला वन है, दूसरा घास स्थल है, तीसरा गुल्म है और चौथा टुंड्रा है। 4 भाग इसको याद रखिएगा। जो प्राकृतिक वनस्पति है विश्व की, उनको 4 भागों में बांटा जा सकता है, वन, घास स्थल, गुल्म और टुंड्रा। तो यहाँ पे आप देखिए भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विशाल वृक्ष उग सकते हैं। जहाँ पे ज़्यादा वर्षा हो रही, जब बड़े पौधे होंगे तो उनको जल की ज़्यादा ज़रूरत होगी, जल की ज़्यादा ज़रूरत होगी तो वहाँ जहाँ वो वहीं उगेंगे जहाँ पे ज़्यादा वर्षा होगी। तो भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विशाल वृक्ष उग सकते हैं। इस प्रकार वन प्रचुर जल आपूर्ति वाले क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। जैसे आर्द्रता कम होती है वैसे वैसे वृक्षों का आकार और उनकी सघनता कम होती जाती है। सामान्य वर्षा वाले क्षेत्रों में जैसे देखेंगे आप, जहाँ पे ज़्यादा वर्षा होगी, जहाँ पे नमी ज़्यादा होगी, वहाँ पे वृक्ष बहुत घने होते हैं, वहाँ पे जंगल बहुत घने होते हैं। ठीक है, अमेजॉन जंगल की बात कर सकते हैं। ठीक, और जहाँ पे कम होगी वर्षा, वहाँ पे वृक्ष की सघनता भी कम होती जाएगी। जैसे जैसे आर्द्रता कम होती है वैसे वैसे वृक्षों का आकार और उसकी सघनता कम होती जाती है। सामान्य वर्षा वाले क्षेत्रों में छोटे आकार वाले वृक्ष और घास उगती है, जिससे विश्व के घास स्थलों का निर्माण होता है। कम वर्षा वाले शुष्क प्रदेशों में कटीली झाड़ियाँ एवं गुल्म उगते हैं। जैसे आप राजस्थान में देख सकते हैं, वहाँ पे कटीली झाड़ियाँ उगती हैं। इस प्रकार के क्षेत्रों में पौधों की जड़ें गहरी होती हैं, जिससे वो पानी नीचे से ज़्यादा प्राप्त कर सकें। यहाँ पे वाष्पोत्सर्जन से होने वाली आर्द्रता की हानि को घटाने के लिए इन पेड़ों की पत्तियां कांटेदार होती हैं। जैसे पत्तियां चौड़ी होंगी तो उससे भाप, ज़्यादा धूप पड़ेगी तो भाप जल्दी बन के उनकी जो नमी होगी उड़ जाएगा, इसलिए वो कटीली होती हैं, जिससे भाप कम बन सके, वाष्पोत्सर्जन कम हो सके। ठीक है, इसलिए देखते होंगे जो रेगिस्तान के इलाकों में पेड़ पौधे होते हैं उनकी पत्तियां कटीली होती हैं और मोमी सतह वाली होती है, यानी मोटी, थोड़ी सी मोटी सतह होती है, दबाएंगे तो एकदम हल्का सा स्पंजी होगी। शीत ध्रुवीय प्रदेशों की टुंड्रा वनस्पति में मांस और लाइकेन सम्मिलित है। ठीक है, मांस और लाइकेन, ठीक, कहाँ पे? टुंड्रा प्रदेश। पिछले 2 शब्दावलियों में विश्व में जितने लोग थे इस समय उनसे कहीं अधिक लोग हैं। बढ़ती जनसंख्या के पोषण के लिए, फसलों को उगाने के लिए वनों के विशाल क्षेत्रों में से वृक्ष काट दिए गए, जिससे वहाँ पे जनसंख्या जाके रह सके और वहाँ पे कृषि की जा सके। विश्व भर में वनों का आवरण तेजी से समाप्त हो रहा है। इस बहुमूल्य संसाधन के संरक्षण की तुरंत आवश्यकता है। यहाँ पे देखिए स्कूल में छात्रों द्वारा वनों पर बनाया गया यहाँ पे कोलाज है। ठीक है, कोलाज जान ही रहे हैं, फिगर्स का जो एक समूह होता है। अब आगे देखिए प्राकृतिक वनस्पति और वन जीव संरक्षण। आप प्राकृतिक वनस्पति क्या है और वन्य जीव संरक्षण क्या है ये देखते हैं। वन हमारी संपदा है। पौधे जंतुओं को आश्रय प्रदान करते हैं और साथ ही पारितंत्र को भी यहाँ पे अनुरक्षित रखते हैं, यानी सुरक्षित रखते हैं। जलवायु में परिवर्तन और मानव हस्तक्षेप के कारण पौधों और जंतुओं के प्राकृतिक आवास नष्ट हो रहे हैं। बहुत सी जातियां असुरक्षित अथवा संकटापन्न हैं, यानी कि उनमें यहाँ पे संकट आया हुआ है और कुछ लुप्त होने के कगार पे हैं, जैसे गिद्ध हो गया आपका। वनोन्मूलन, मृदा अपरदन, निर्माण कार्य, दावानल और भूस्खलन में से कुछ मानव और प्राकृतिक कारक हैं जो मिलकर इन महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों के लुप्त होने की प्रक्रिया को बढ़ावा देते हैं। आज की मुख्य चिंताओं में से एक अनाधिकारिक
शिकार करने की संख्या का बढ़ना है, यानी कि जो बिना अनुमति के शिकार करते हैं, जिससे कुछ खास प्रजातियों की संख्या में काफ़ी कमी आई है। यहाँ पे देखिए सुनामी के पश्चात ग्रेट निकोबार में के वर्षा प्रचुर वन में यहाँ पे क्षति आ गई है। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा और बचा, ध्यान से देख लीजिए। में तेजी से कमी आई है। पशु खाल, चमड़ा, नाखून, दांत और पंखों के साथ साथ सींगों के एकत्रीकरण और गैर कानूनी व्यापार के लिए जंतुओं का अनाधिकार यहाँ पे शिकार किया गया। इनमें से कुछ जंतु हैं जैसे चीता है, शेर, हाथी, ब्लैक बक, मगरमच्छ, दरियाई घोड़ा, हिम तेंदुआ, शुतुरमुर्ग और मोर। इनका संरक्षण जागरूकता बढ़ाकर किया जा सकता है कि हमको जागरूक करना है सभी को कि जंतुओं को नहीं मारना चाहिए। जंतु अगर मरेंगे तो हमारे जो पर्यावरण है उसमें यहाँ पे डिसबैलेंस होगा और सभी के लिए वो लाभदायक नहीं होगा। राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, जैव मंडल निचय हमारी प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन को सुरक्षित रखने के लिए बनाए जाते हैं। संकरी घाटियों, झीलों और आर्द्रभूमि का संरक्षण मूल्यवान संसाधन नष्ट होने से बचाने के लिए आवश्यक है। यहाँ पे ब्लैक बक का आप देख सकते हैं, यहाँ पे फिगर दिखाया गया है। इसको सुरक्षित रखने का यहाँ पे की आवश्यकता है। यहाँ पे देखिए अलग अलग यहाँ पे पेपर्स की कटिंग है, जहाँ पे आग लगी हुई है जंगलों में, ये बताया गया है। यहाँ पे क्रियाकलाप है, यहाँ पे क्रियाकलाप आप कर सकते हैं। समाचारों को पढ़िए और ज्ञात कीजिए कि यह अग्नि कैसे प्रारंभ हुई, क्या इससे बचाया जा सकता है सबको। ये सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए थोड़ा सा और बचा यहाँ पे, बस यही आपका है। उसके बाद अभ्यास का क्वेश्चन आ जाएंगे, तो ये भी कंप्लीट कर लेते हैं जल्दी से। यदि प्रजातियों की, यहाँ पे पास में रामायण हो रहा है तो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकता है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कमरे के एक छोटे से हिस्से में मैं जहाँ पे आवाज़ कम आ सकती है वहाँ पे बैठ के मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। आप लोगों को यहाँ पे मेरा कोशिश यही रहता है कि आप लोगों को डेली बेसिस पे कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाए, आप लोगों की पढ़ाई ना रुके किसी भी तरीके से। तो चलिए थोड़ा सा और है, 5 मिनट की लगभग की वीडियो और बची है, इसको भी देख लेते हैं। यदि प्रजातियों की सापेक्ष संख्या को भंग न किया जाए तो पर्यावरण में संतुलन बना रहेगा, यानी कि जो उनकी संख्या अनुपात है उसको अगर नष्ट ना किया जाए तो हमारा जो संतुलन है पर्यावरण का वो बना रहेगा। विश्व के अनेक भागों में मनुष्य ने अपने क्रियाकलापों से अनेक प्रजातियों और के प्राकृतिक आवासों में उथल पुथल कर दिया है। अनेक पक्षियों और जीव जंतुओं के अंधाधुंध शिकार के कारण या तो वे विलुप्त हो गए हैं या विलुप्त होने के कगार पर हैं। प्रादेशिक और सामुदायिक स्तर पर जागरूकता कार्यक्रमों जैसे सामाजिक वानिकी, वन महोत्सव को प्रोत्साहन करना चाहिए। स्कूल के बच्चों को पक्षी देखने, प्राकृतिक कैंपों में जाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि वे विविध जातियों के निवास का अवलोकन कर सकें। यहाँ पे शब्दावली आई थी आपके राष्ट्रीय उद्यान वर्तमान और भविष्य की पीढ़ी के लिए एक या एक से अधिक पारितंत्रों की पारिस्थितिकी एकता की रक्षा के लिए नामित जो क्षेत्र हम उसको सुरक्षित रखते हैं उसको राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। बहुत से देश पशुओं और पक्षियों को मारने और उसके व्यापार के लिए यहाँ पे विरुद्ध है। भारत में शेरों, चीतों, हिरणों, भारतीय सांगर और मोर को मारना अवैध है। एक अंतर्राष्ट्रीय परिपाटी CITES, द कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फॉन एंड फ्लोरा। तो यहाँ पे एक इसको याद रखिएगा, इसका फुल फॉर्म है। यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो इन सभी के लिए सुरक्षा प्रदान करती है की स्थापना की गई, जिसमें प्राणियों और पक्षियों की अनेक जातियों की सूची तैयार की है। इस सूची में दिए गए सभी पक्षियों और प्राणियों के व्यापार करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। पौधों और प्राणियों का संरक्षण प्रत्येक नागरिक का नैतिक कर्तव्य है। चीतल यहाँ पे देखिए दिखाया गया, चीतलों का झुंड दिखाया गया है। यहाँ पे हाथियों का झुंड दिखाया गया, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में हाथियों का झुंड है। शब्दावली क्या है, जैव मंडल निचय। इसके बारे में देखिए, यह यहाँ पे वैश्विक नेटवर्क द्वारा जुड़े रक्षित क्षेत्रों की एक श्रृंखला है जिसे संरक्षण और विकास के बीच संबंध को यहाँ पे प्रदर्शित करने के इरादे से बनाया गया। तो ये था पूरा। यहाँ पे क्या आप जानते हैं, CITES, द कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा सरकारों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वन्य प्राणी, थोड़ा जूम कर लेता हूँ, वन्य प्राणी एवं पौधों के नमूनों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से उनके जीवन को कोई खतरा नहीं है। मोटे तौर पर पशुओं की 5000 जातियाँ और पौधों की 28000 जातियाँ रक्षित की गई हैं, जैसे भालू, डॉल्फिन, कैक्टस, प्रवाल, आर्किड और ये लोग कुछ उदाहरण हैं जिनको सुरक्षित किया गया है। तो ये था पूरा वीडियो आज के चैप्टर का।
आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। एक एक पॉइंट मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया, एक एक लाइन पढ़ा है आप लोगों के लिए, एक एक लाइन जहाँ पे आपको समझाना चाहिए वो सारी चीज़ें यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन की हैं। तो अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, और ऐसी वीडियो अगर एनसीईआरटी क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक की सभी विषयों की वीडियो आपको फ्री में चाहिए तो आप लोग रितेश ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। जुड़ना बिल्कुल फ्री है। नीचे सब्सक्राइब बटन है वीडियो के, इसी वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा हुआ बटन आ रहा हो, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा के रखिएगा। तो फ्रेंड्स चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।